गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज ये हमारे जो राजस्थान का जो मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है और वो है परमार वंश का इतिहास। बाकी हम जो है सारे इसके टॉपिक जो है मुख्य राजाओं के बारे में, उनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में कवर कर चुके हैं। तो परमार वंश के अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कि भाई परमार वंश की शाखाएं देख लेते हैं हम, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो परमार वंश की जो शाखाएं, एक आबू के अंदर परमार वंश का शासन था, मालवा में था, वागड़ में था, जालोर में था, किराड़ू में था। तो इनमें जो मुख्य जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आबू और मालवा से पूछ ले जाते हैं, बाकी में इतना कोई परमार वंश का शासन नहीं था। तो हम मुख्यतः इनको पढ़ेंगे, आबू और मालवा को। परमार वंश की जो उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी किन किन सोर्सेज से मिलती है, इनकी उत्पत्ति की भी, परमार वंश का शासन कहाँ था। तो जो इसकी उत्पत्ति के बारे में हमें एक तो जो स्कंद पुराण के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो परमार वंश के बारे में नौ शासिक चरित जो कि पद्म गुप्त गुप्त की लिखी हुई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे हमें जो है परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में पता पड़ता है। इसी तरह से जो पट्ट नारायण मंदिर का अभिलेख है सिरोही के अंदर, उसमें हमें जो है परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में पता पड़ता है। और चंद्र बरदाई की जो बुक है पृथ्वीराज रासो, उससे भी हमें जो है परमार वंश के इतिहास के बारे में पता पड़ता है। तो अगर परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में हमें जानना हो तो परमार वंश की उत्पत्ति के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? स्कंद पुराण है, नौ शासिक चरित है, पटनारायण मंदिर का अभिलेख है और पृथ्वीराज रासो है। सॉरी। हम बात करते हैं कि भाई जो ये क्या नाम परमार वंश है, इनके संस्थापक कौन है। तो परमार वंश का जो संस्थापक है वो है धूमराज, जो कि क्या कहा गया है इनका आदि पुरुष। और जो परमार वंश की जो वंशावली प्रारंभ होती है वो होती है उत्पल राज से। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है कि भाई परमार वंश का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो धूमराज है, और परमार वंश की अगर पूछ लिया जाए कि भाई वंशावली कहाँ से प्रारंभ होती है तो वो कहाँ से होती है, उत्पल राज से। परमार वंश में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आबू के परमार। और आबू के परमार के अंदर जो सबसे पहले मुख्य राजा हुआ वो हुआ था धरणी अवरा। जब धरणी अवरा जो परमार वंश का जब राजा था, तब चालुक्य जो मूल राज प्रथम है, वो चालुक्य वंश का राजा था गुजरात में, वो धरणी अवरा यानी माउंट आबू पे जो क्या करता है, आक्रमण करता है। और ये हस्ती कुंडी एक अभिलेख है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जब ये धरणी अवरा, जब ये मूल राज प्रथम गुजरात का जब आक्रमण करता है धरणी अवरा पे, और धरणी अवरा जो है धवल के पास में क्या ले लेता है, शरण लेता है। ये जानकारी हमें किससे मिलती है, हस्ती कुंडी अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है। जब ये इसके ऊपर आक्रमण कर देता है तो उसके बाद में धरनीधर जो मारवाड़ को जो है नौ कुट्टी के अंदर बांट देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भाई नौ कुट्टी मारवाड़ की जो है स्थापना किसने की, तो नौ कुट्टी मारवाड़ की स्थापना करने वाला व्यक्ति था धरनीधर, क्योंकि इसने जो अपना एरिया था, शासन था, उसको जो है नौ हिस्सों के अंदर बांट दिया था। क्यों बांट दिया था, किसके बाद बांट दिया था, मूलराज प्रथम चालुक्य भी आक्रमण करने के बाद में। और ये शरण लेता है राजा धवल के पास में। धरनी वरा के बाद में आबू का जो मुख्य शासक हुआ था वो हुआ था धंधुक। तो धंधुक के समय भी जो गुजरात का राजा रहता उस समय भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम जो है वो इसके ऊपर, आबू के ऊपर आक्रमण करता है और इसमें धंधुक को क्या कर देता है, हरा देता है। तो धंधुक को हरा कर वहां से जो इसका एक प्रशासक रहता है विमल शाह, तो विमल शाह को जो क्या बना देता है, आबू का प्रशासन सौंप देता है और आबू का दंडपति विमल शाह को बना देता है। तो धंधुक जो है यहाँ से हार कर जो है चित्तौड़ का राजा रहता है भोज परमार, उस भोज परमार के पास में जो है चला जाता है, जो कि कहाँ रहता है, चित्तौड़ यानी मालवा का राजा रहता है। तो विमल शाह है, फिर बाद में भीमदेव पृथक तथा धंधुक में दोनों के अंदर क्या करता है, समझौता करवाता है। और विमल शाही 1031 ईस्वी के अंदर भगवान आदिनाथ का जो है मंदिर बनवाता है, जिसको बोला जाता है विमल वसई। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है विमल वसई लूण वसई, तो विमल वसई मंदिर जो किसको समर्पित है, आदिनाथ को समर्पित है। किसने निर्माण करवाया, विमल शाह ने निर्माण करवाया। विमल शाह था कौन, भीमदेव प्रथम का जो था दंडपति था, जिसने कि आबू को जीतकर इसको जो है दंडपति बना दिया था। इसके बाद में जो धुंधुक था, धुंधुक की पुत्री थी, उसका नाम था, पुत्री का नाम था लाहिणी। तो लाहिणी ने जो उस समय, चाहे बसंतगढ़ बोलो या वटनगर बोलो या वटपुर बोलो या वशिष्ठपुर बोलो, उसमें जो है बसंतगढ़ में इसने क्या करवाया, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा इसने, लाहिणी ने एक सरस्वती बावड़ी का निर्माण करवाया, जिसको कि वर्तमान में लाहिणी बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धंधुक की पुत्री का क्या नाम था, लाहिणी। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले हुए सर्वाधिक सूर्य मंदिर राजस्थान के किस शहर के अंदर है, तो सर्वाधिक मंदिर सूर्य मंदिर राजस्थान के अंदर कहाँ पे है, सिरोही के अंदर। धंधुक के बाद में आबू के जो ये परमार थे, उनका जो मुख्य राजा था वो था विक्रम देव। तो विक्रम देव के जो उपाधि मिली हुई थी महामंडलेश्वर की। और इसके इसके विक्रम देव जब आबू का राजा था, तब अर्णोराज और कुमारपाल के अंदर क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था।
तो पहले तो ये कुमारपाल के विक्रमदेव जो है, पहले तो ये कुमारपाल की तरफ से लड़ता है, लेकिन बाद में ये किससे, अर्णोराज से मिल जाता है। तो चौहान और चालुक्य संघर्ष में ये भाग लेता है। और इसकी जो जानकारी हमें मिलती है वो एक तो है हेमचंद्र सूरी की है दुहिया श्रेय महाकाव्य, और एक है जिन मंडलोपाध्याय कुमारपाल। इन सोर्स से हमें जानकारी मिलती है कि भी विक्रमदेव ने जो है अर्णोराज और कुमारपाल के संघर्ष के अंदर जो पार्टिसिपेट किया था। विक्रमदेव के बाद में जो परमार, आबू के परमार में सबसे मुख्य राजा हुआ था वो था धारावर्ष। और धारावर्ष जो था वो था यशोधवल के पुत्र थे। और यशोधवल के दो पुत्र थे, एक का तो नाम था धारावर्ष और दूसरे का नाम था प्रहलादन देव। जब 1178 के अंदर कायंद्रा का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ में, जब मूलराज सेकंड इसका गुजरात के राजा के साथ में, तब इन्होंने जो है धारावर्ष ने जो मूलराज सेकंड का जो साथ दिया था। और इसके अंदर जो मोहम्मद गौरी जो यहाँ से हार जाता है और घायल हो जाता है। इस युद्ध में मूलराज सेकंड जो विजयी होते हैं। मूलराज सेकंड का जो इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो इसकी मां नायिका देवी ने किया था। और इसमें जो धारावर्ष ने भी चालुक्य का साथ दिया, कीर्तिपाल सोनकरा ने भी जो है इसका मूलराज सेकंड का साथ दिया, केलन ने भी इसका साथ दिया। केलन की दो पुत्री रहती है, गीगा देवी रहती है तथा श्रृंगार देवी है, उससे ये धारावर्ष का जो विवाह हो जाता है। और गीगा देवी जो बड़ी रानी होती है तो वो पटरानी हुआ करती थी। फिर 1206 में धारावर्ष के समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक फिर से आक्रमण करता है भीम सिंह के ऊपर। उस समय भी जो है धारावर्ष जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ भीम सिंह का साथ देता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जीत जाता है। इसके बाद कालांतर में गुजरात पर एक तरफ से तो इल्तुतमिश और एक तरफ से जो यादव राजा सिंहण है वो दोनों क्या करते थे, आक्रमण कर देते हैं। तब जो है वीर धवल बघेल जो कि धोलका का राजा होता है उसका साथ कौन देता है, धारावर्ष देता है। और दोनों जो है धारावर्ष इसको क्या कर देता है, विजयी हो जाता है। तो वीर धवल बघेल के मंत्री रहते हैं, उस समय दो मंत्री रहते हैं, वास्तुपाल और तेजपाल। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए। तो वीर धवल बघेल के मंत्री के नाम आपको याद होना चाहिए। वीर धवल बघेल का साथ दिया था धारावर्ष ने, किस युद्ध में दिया था, यादव राजा सिंहण ने एक तरफ से आक्रमण कर दिया था और एक तरफ से इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया था। धारावर्ष की एक ये खासियत थी कि धारावर्ष जो है एक तीर से 3 भैंसों को मार देता था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ भी, एक तीर से जो 3 भैंसों को मारने वाला राजा कौन था, परमार वंश का धारावर्ष था। और इसका जो प्रूफ हमें सबूत मिलता है कि भाई अचलेश्वर जो मंदिर है सिरोही के अंदर के मंदाकिनी कुंड के पास में ऐसा एक चित्र बना हुआ है। और इसकी जो जानकारी हमें पटनारायण मंदिर के अभिलेख से भी हमें प्राप्त होती है। धारावर्ष के बाद में इसका भाई था प्रहलादन देव, उसने वो राजा बना और उसने जो है प्रहलादनपुर नगर बसाया, जिसको कि आज वर्तमान में पालनपुर के नाम से जाना जाता है। इसने एक नाटक लिखा था पार्थ पराक्रम व्यायोग। ये एग्जाम में बहुत बार इसके नाटक का नाम पूछा कि भाई पार्थ पराक्रम व्यायोग के रचयिता कौन है, तो वह है प्रहलादन देव। इसमें के समय जो पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था, तो पृथ्वीराज चौहान का आक्रमण भी इसने क्या किया था, प्रहलादन देव ने विफल किया था। और प्रहलादन देव की जो जानकारी हमें एक तो मिलती है सोमेश्वर से, जिसकी बुक है सोमेश्वर, जिसकी बुक है कीर्ति कौमुदी से। और एक लूण वसई मंदिर की प्रशस्ति से हमें जो है प्रहलादन देव के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। प्रहलादन देव के बाद में जो इसका आबू के परमारों का मुख्य राजा था वो था सोम सिंह। और उसके समय मंत्री था तेजपाल। और तेजपाल का एक पुत्र था लूण सिंह, जिसको कि लावण्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। उसकी पत्नी थी अनुपमा देवी। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका पुत्र, क्योंकि इसके पुत्र ने जो है नेमिनाथ जैन मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, जो कि जैन मंदिर था, नेमिनाथ जी को समर्पित था, जिसको कि लूण वसई नाम का जो लूण वसई मंदिर भी कहा जाता है। तो लूण वसई मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ, सोम सिंह के समय हुआ। इसके बाद में राजा बना था प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह जो है उसने क्या करा था भाई, मेवाड़ के अंदर शासक था जैत्र सिंह। उस मेवाड़ के जैत्र सिंह को इसने हराया और चंद्रावर्ती पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। प्रताप सिंह का एक ब्राह्मण मंत्री था जिसने पट्टनारायण मंदिर का जो क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया। प्रताप सिंह के बाद में राजा बना विक्रम सिंह। और विक्रम सिंह के समय उपाधि ये लेने लग गए थे रावल और महारावल। और जालोर के जो चौहान थे उन्होंने आबू के पश्चिमी भाग पे इस समय क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और उसके बाद में आबू के जो ये परमार थे धीरे धीरे क्या हो गए, कमजोर हो गए। और फिर जब जालोर का पतन हो गया था उसके बाद में जो लुम्बा देवड़ा है उसने परमारों को हराकर देवड़ा शाखा के शासन स्थापित किया था। ये हमने जब देखा था भी अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और उसके बाद में जब जालोर के अंदर जो ये पतन हो जाता है तो जालोर के जो लुम्बा देवड़ा रहता है वो जालोर के अंदर सिरोही के अंदर जो है देवड़ा शाखा का शासन स्थापित करता है। तो ये तो हो गया कि भाई आबू के परमार के बारे में। अब बात करते हैं हम मालवा के परमार के बारे में। तो मालवा का जो क्षेत्र था वो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मालवा में कौन कौन सा क्षेत्र शामिल
होता है। तो मालवा के अंदर जो कोटा है उसका दक्षिणी भाग आता है, प्रतापगढ़ का पूर्वी भाग, झालावाड़ का और क्षेत्र, और वागड़ जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र किस में आता था, मालवा का क्षेत्र में शामिल होता था। मालवा के जो परमार थे उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी, धारानगरी को बनाया। फिर उन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट करके जो उज्जैन बनाई। फिर उन्होंने वापस अंत में उन्होंने वापस राजधानी किसको शिफ्ट करी, धारा नगरी को। मालवा के परमार का जो सबसे मुख्य राजा था वो था मुंज। ये कौन सा था, सातवां राजा था ये मालवा के परमारों का। और इसने उपाधि इसके एग्जाम में पूछ ली जाती है। इसने उपाधि ली थी वागपति राज की, उत्पल राज की, अमोघ वर्ष की, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ, कवि वर्ष। इतने सारे टाइटल किसको मिले हुए थे, मुंज को मिले हुए थे। मुंज ने जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और उस समय जो चित्तौड़ का राजा था वो था शक्ति कुमार। और मुंज ने जो चित्तौड़ पे आक्रमण करके जो आहड़ को जो है उसको तोड़ दिया था। और ये जानकारी हमें जो है हस्तिकुंडी अभिलेख है धवल का, उससे हमें प्राप्त होती है। मुंज के दरबारी विद्वान की बात करें तो इसके दरबारी विद्वान था, एक तो था हलायुध जिसने लिखी थी अभिधान रत्नमाला, एक था पद्म गुप्त नवशासक चरित्र, एक था धनंजय जिसने लिखी थी 10 रूपक। सारी की सारी इंपॉर्टेंट ये है विद्वान इसके। इसके बाद में मुंज के बाद में मुख्य राजा बना था मालवा के परिवारों में सिंधु राज, जो कि क्या था, सिंधु का मुंज का क्या था, भाई था। और इसी पर जो पद्मगुप्त ने अपनी किताब लिखी थी नवशासक चरित्र। तो नवशासक चरित्र जो पद्मगुप्त की किताब है वो किस पर भेज दे, सिंधु राज पे। फिर सिंधु राज का पुत्र राजा बना था भोज। और भोज की जो पुस्तकें थी, एक तो थी श्रृंगार मंजरी और दूसरी थी कुर्म शतक प्राकृत भाषा के अंदर। ये भी दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। इनमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं है, केवल रटने का ही है। तो आपके पास मटेरियल जो है वो लिमिटेड हो, बस यही कोशिश है इस वाले लेक्चर के अंदर। जब ये जो क्या नाम इसका, भोज है, जब ये चित्तौड़ के अंदर जब रह रहा था तब इन्होंने जो है त्रिभुवन नारायण का क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर किसको समर्पित था, शिव भगवान को समर्पित था। फिर कुमारपाल चालुक्य ने इस मंदिर का नाम बदल के कर दिया संविदेश्वर मंदिर। फिर बाद में जब मोकल राजा बना तो मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इसका नाम बदल के कर दिया अद्भुत जी का मंदिर। तो राजा भोज ने जो त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाया, उसी त्रिभुवन नारायण मंदिर को समिदेश्वर मंदिर भी कहा गया और उसी को ही अद्भुत जी कहा गया। किसने नाम चेंज करे, ये सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। भोज ने जो एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया जिसको कि सरस्वती कंठावरण कहा जाता था उस समय, जो कि सरस्वती सदन था। और सरस्वती के अंदर उसने जो वाग देवी की एक मूर्ति लगवाई थी, और उसकी दीवारों पे जो इसका कुर्म शतक नाटक था, उस कुर्म शतक नाटक की लाइनें भी लिखी हुई थी। और इसी की जो संस्कृत पाठशाला थे उसके ऊपर जो परिजात मंजरी की लाइनें भी लिखी हुई थी। और मुस्लिम आक्रांताओं ने जब आक्रमण किया तो इन्होंने तोड़कर इसको जो है कमाल मोल्ला मस्जिद बना दी थी। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई संस्कृत पाठशाला को तोड़कर क्या बनाया गया, मस्जिद बनाई गई। तो मस्जिद कौन सी थी, कमाल मोल्ला मस्जिद। राजा भोज ने जो है भोजपुर झील का भी जो है निर्माण करवाया था। और वर्तमान में जो भोज से ही जो है वर्तमान में क्या है, उसका नाम क्या है, भोपाल। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें अगर वागड़ के परमार, तो वागड़ के परमाणु की राजधानी थी अथुर्ना। और इसका मुख्य एक राजा था मंडलिक। तो मंडलिक ने जो है पानाहेड़ा जो बांसवाड़ा के अंदर है वहाँ पे एक मंडलेश्वर मंदिर बनवाया। और इसका पुत्र था चामुंड राज, उसने जो है अथुर्ना के अंदर मंडलेश्वर मंदिर जो है बनवाया। इसके बाद राजा बना विजय राज जो कि अंतिम राजा था। और सामंत सिंह जो मेवाड़ था उसने हटाकर जो है इसको गोहिल राज्य की स्थापना कर दी थी। तो ये परमार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मैटर इतना ही है, और इसमें भी बहुत कम क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, एक ये राजा भोज पे होते हैं, वो भी ये त्रिभुवन नारायण मंदिर पे, और एक ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण पे, और भोजपुर झील का इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया। बाकी इतने ज़्यादा इन पे क्वेश्चन बनते नहीं है, और ना ही एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछे गए हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन पे नहीं पूछे गए हैं। तो ये इसी के साथ में ये हमारा जो राजस्थान का जो ये मेडाइवल हिस्ट्री है वो ख़त्म होती है। और अब हम जो भी कोई नेक्स्ट जो है चैप्टर क्या बोलते हैं उसको, आपके टॉपिक है जो स्टार्ट करेंगे इसी का, राजस्थान का, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री का हो चाहे कुछ हो। ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।